शुरू हो जाए। मैं आगे कर लूँगा, प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे सामने अभी नहीं कर सकता। तिरंगे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो प्यारा तिरंगा जिस कमान वारंट ऑफिसर ए अगस्टीन की सीने से आधी रात के फूटी वो सूरज की किरण, आया गगन आए मुबारकबाद को कितने उत्साह, चेहरों पर वही उत्सुकता, प्रधानमंत्री महोदय के आगमन की प्रतीक्षा हर चेहरे पर यहां से ले पा रहे हैं। आज ये महसूस होता है जहां आजाद है, एक अनूठा और अनुपम उदाहरण है। सर्वधर्म संभाव यहां रिकॉर्डिंग तो कर देंगे।
वो घड़ियाँ, वो पल, वो लम्हे, वो क्षण नज़दीक आते जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय उस स्थल पर पहुंचने ही वाले हैं जहां वो ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर से संपूर्ण राष्ट्र को संबोधित करेंगे। के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं और अब प्रधानमंत्री महोदय पहुंचे और अब राष्ट्रीय सलामी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जिसे सुनकर एक बार फिर से हम एक जोश की अनुभूति अपने हृदय में। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से। हम एक बार फिर कह देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और रहेगा। संपूर्ण भारत के आदर्शों, सभ्यता, संस्कृति, विकास और प्रगति सभी का आदर्श हमारा ये यहाँ है श्री अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ ध्वज फहराएंगे। राजपूताना राइफल्स की एक गर्व का अनुभव जब हमारा प्यारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लाल किले की इस ऐतिहासिक प्राचीर फिर से फहराया। इस वर्ष हम 55वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी स्वतंत्रता की। वो घड़ियां, वो पल, वो लम्हे, वो क्षण प्रधानमंत्री महोदय उस स्थल पर पहुंचने वाले हैं जहां वो ध्वजारोहण करेंगे और उसके बाद जो हमें देश के लिए कुछ कर गुजरने का उत्साह देता है। एक पूरी के माध्यम से एक भारतवासी की भावनाओं को किस खूबसूरती के साथ इसका प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण स्थल पर पहुंचे और अब राष्ट्रीय सलामी।
राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। और अब राष्ट्रीय ध्वज सलामी गार्ड के जवान अग्रसर होते हुए राजीव के ठीक सामने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम गुल फुले इसकी ये गुल ये अनुभूति अपने हृदय में। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हर एक शब्द भारत हमारी माता, चेहरा जिसका माया, आंचल जिसका साहिबा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां। प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता दिवस पर आज सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तीनों सेनाओं के वीर जवानों को और उन सभी सुरक्षा कर्मियों को। शुभकामनाएं मेहनती किसानों को, मेहनत करते मजदूरों को। बधाई हमारे वैज्ञानिकों को, शिक्षकों को, जागरूक नारी शक्ति को। और प्यारे बच्चों, तुम तो देश का भविष्य हो। तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। दूर दूर के देशों में बसे भारतवंशियों, आपको मेरी शुभकामनाएं। आप भले ही भारत से दूर हो, लेकिन सदा हमारे हृदय के करीब हैं। और एक कॉमनवेल्थ खेलों में भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले सभी खिलाड़ियों को मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। खासकर महिलाओं को, जिन्होंने दिखा दिया है कि वे पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं है। मुझे उम्मीद है ओलंपिक खेलों में भी भारत के खिलाड़ी इसी तरह सफलता प्राप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 55 साल बीत गए हमें आजाद हुए। आज के दिन हम स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित सभी महान विभूतियों के शीश नवाते हैं। हमारा नमन है अपनी सेनाओं, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के उन जवानों को जिन्होंने आतंकवाद को परास्त करने में अपना जीवन दांव पर लगा दिया। नमन उन शहीदों को भी जिन्होंने 13 दिसंबर को संसद पर हुए आतंकवादी हमले को विफल कर दिया। आतंकवाद एक नासूर बन चुका है, वो मानवता का दुश्मन है। हमारा पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो आतंकवाद का विरोध करने का दावा करता है, लेकिन इस क्षेत्र में उसके दोहरे मापदंड हैं। युद्ध में सफलता नहीं मिली तो सीमा पार आतंकवाद के सहारे कश्मीर को लेना चाहता है। हम एक बार फिर कह देना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और रहेगा। अमरनाथ यात्रियों की निर्मम हत्या, कालिचौक और कासिम नगर में निर्दोष और बच्चों के कत्लेआम को दुनिया किसी आजादी की लड़ाई का हिस्सा नहीं मानती। हमारे लिए कश्मीर एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, वो सर्वधर्म समभाव सेक्युलरिज्म की कसौटी है। सेक्युलर राष्ट्र की कसौटी पर हम सदैव खड़े उतरे हैं। जम्मू कश्मीर इसका जद्दोजहद का उदाहरण है और यही कश्मीरियत है।
जम्मू कश्मीर में सीमा पार से चलाए जा रहे आतंकवाद को हम परास्त करेंगे, ये हमारा संकल्प है। पाकिस्तान के साथ हम अच्छे से उसी तरह रहना चाहते हैं। लाहौर यात्रा, आगरा वार्ता इसके सबूत है। भारत सभी सवालों को शांतिपूर्ण ढंग से बातचीत के द्वारा हल करना चाहता है। हम इस दिशा में कुछ और भी कदम उठाने को तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उपयुक्त वातावरण बनाना जरूरी है। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ आज भी जारी है। राज्य में होने वाले चुनावों को धोखा कहने वाले हमें लोकतंत्र का पाठ न पढ़ाएं। जरा अपने गिरबान में तो झांक कर देखें। जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनाव का बहिष्कार करने के लिए खुलेआम भड़काने की कोशिशों से भला किसी अर्थपूर्ण बातचीत का वातावरण कैसे बन सकता है? इससे तो समस्याएं सुलझने के बजाय और उलझेंगे। बहनों और भाइयों, जब मैं दक्षिण एशिया की तुलना में किसी अन्य भागों से कहता हूं तो बहुत दुख होता है। दूसरी महायुद्ध में बर्बाद हुआ जापान आज विश्व के अग्रणी देशों की नीति में खड़ा हो गया है और समूचा यूरोप अपनी सारी पुरानी रंजिशों को भुलाकर एक हो चुका है। तो हम क्यों नहीं अपने विवादों को समाप्त बातचीत के जरिए हल कर सकते हैं और करेंगे। क्यों नहीं हम एकजुट होकर लड़ सकते हैं उस असली दुश्मन से जिसका नाम है गरीबी। ये एक चुनौती है, इसे बाहर से आकर कोई हल नहीं करेगा। आतंकवाद से जुड़े जम्मू कश्मीर में शांति लोकतंत्र की प्रक्रिया एक निर्णायक मोड़ पर आ गई है। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तारीखें घोषित हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है कि ये चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र व निष्पक्ष होंगे। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों से, उनके प्रतिनिधियों से मैं अपील करता हूं कि उत्साह के साथ बड़ी संख्या में चुनावों में भाग लें और सीमा पार से चलाए जा रहे प्रचार को बेनकाब करें। जम्मू कश्मीर के चुनाव में किसी को भी गड़बड़ी नहीं करने दी जाएगी। भय का वातावरण बनाने के सभी मंसूबे विफल कर दिए जाएंगे। जम्मू और कश्मीर के लोग अमन से रहना चाहते हैं। बहुत वर्ष हो गए उन्हें खराबा देखते हुए, सहते हुए वे अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के मेरे भाइयों और बहनों, आज मौका है जब आप और हम मिलकर इन दस्तों को भर सकते हैं, एक खुशहाल जम्मू कश्मीर के निर्माण में शरीक हो सकते हैं। मैं चाहता हूं राज्य का कोई भी नागरिक अपने को अकेला न समझे, असहाय महसूस न करे। पूरा देश उसके साथ है। मुझे विश्वास है चुनाव के बाद जो नई परिस्थिति बनेगी उसमें सभी विस्थापित जिनमें कश्मीरी पंडित शामिल हैं इज्जत के साथ अपने घरों को वापस जा सकेंगे। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूं, कुछ गलतियां हुई हैं तो उन्हें हम ठीक करेंगे। इसके लिए जुड़े हुए प्रतिनिधियों तथा संगठनों के साथ बातचीत करेंगे। प्रदेश को ज्यादा अधिकार देने की मांग पर भी चर्चा होगी। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में भी अमन की चाह बढ़ रही है। तेजी से आगे आर्थिक विकास की मांग जोर पकड़ रही है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हथियारों से जिंदगी छीनी तो जा सकती है मगर बेहतर नहीं बनाई जा सकती। नागालैंड में स्थायी शांति के हमारे प्रयास सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व के अन्य राज्यों में भी हिंसा का रास्ता बनाने वालों को हम शांति वार्ता का निमंत्रण देते हैं। भाइयों और बहनों, बाहरी संकट के साथ साथ
हमें प्रकृति से भी जूझना पड़ रहा है। देश का बड़ा भूभाग आज भयावह सूखे की चपेट में है। कहीं कहीं बाढ़ ने अपना प्रकोप दिखाया है। खड़ी फसल सूख रही है, बोए बीज बर्बाद हो गए हैं, किसान चिंतित है। हम उनकी चिंता में शामिल हैं। सरकार ने सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सभी संभव कदम उठाए हैं। हमारे गोदाम अन्न से भरे हैं। सूखे से भूखे मरने नहीं दिया जाएगा। अंत्योदय योजना का दायरा बढ़ाकर जनता के कमजोर वर्गों को तुरंत राहत पहुंचाई जा रही है। 10,000 करोड़ रुपए की संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के तहत सूखा राहत कार्यों में तेजी लाई गई है। काम से बड़ी अनाज योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को 5,000 करोड़ रुपए दिए हैं। आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रण में है, परंतु ये तो है केवल तात्कालिक कदम। इसके अलावा सूखा और बाढ़ के अभिशाप से बचने के लिए मेरी सरकार एक दीर्घकालीन प्रभावी रणनीति भी बना रही है। हम बूंद बूंद जल को बचाने का प्रयास करेंगे। वाटरशेड और बरसात के पानी का जमाव जैसे सभी तरीकों को अपनाना होगा। जल्दी ही एक नया कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसका नाम होगा प्रधानमंत्री ग्रामीण जल संवर्धन योजना। हम तत्काल 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का श्री गणेश करने वाले हैं। पहला, अभावग्रस्त इलाकों में 1 लाख हैंडपंप लगाए जाएंगे। दूसरा, 1 लाख ग्रामीण प्राइमरी स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। और तीसरा, 1 लाख पारंपरिक पेयजल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। प्यारे देशवासियों, आपके विश्वास, स्नेह और समर्थन के बल पर मैं आज लगातार 5वीं बार लाल किले की प्राचीर से आपके सामने हूं। देश में आज स्थिरता है। लोग मिलीजुली सरकार के प्रयोग की सफलता चाहते हैं। लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। उसकी जड़ें गांव-गांव तक पहुंची हैं। स्वतंत्रता के बाद से 13 बार लोकसभा के चुनाव हुए हैं। सरकारें बनी हैं और बदली हैं, मगर बिना खून खराबे के। मेरी सरकार चुनाव प्रक्रिया में सुधार करने के लिए कटिबद्ध है। अपराधी तत्वों को सत्ता से दूर रखने का हमारा दृढ़ निश्चय है। प्रिय देशवासियों, आज भारत विश्व मंच पर गौरव से खड़ा है। ऊंचा, आत्मनिर्भर और स्वाभिमान से भरा हुआ भारत दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है। ये जरूरी है कि हम अपनी उपलब्धियों को नजरअंदाज न करें। बेशक कई क्षेत्रों में हमारी गति धीमी है, इस पर हम ईमानदारी से निगाह डालेंगे। हमने जो अब तक किया है इससे बेहतर करने की हमारी क्षमता है। कभी कभी हम अपनी कमियों को जरूरत से ज्यादा मापने लगते हैं, इससे जन्म लेती है निराशा, देश की ऊर्जा बिखरती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय गौरव की भावना हमें बेहतर उपलब्धियों के लिए प्रेरित करती है। घर में गर्व होना चाहिए अपने किसानों पर। कुछ साल पहले तक हमें अनाज विदेशों से मंगाना पड़ता था। पिछले वर्ष हमने 6400 करोड़ रुपए का अनाज विदेशों को भेजा है। हमें गर्व होना चाहिए। हमें गर्व होना चाहिए अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर, जिन्होंने केवल भारतीय नहीं बल्कि दूसरे देशों के उपग्रहवादी अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। हमें गर्व होना चाहिए कंप्यूटर उद्योग में लगे उद्यमियों पर। क्या कोई कल्पना नहीं कर सकता था एक दिन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात से भारत की 40,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, लेकिन ये हुआ है। इन उपलब्धियों के पीछे हम भारतीयों की प्रतिभा है, मेहनत है और संकल्प है।
विशेष रूप से इसका श्रेय जाता है देश के नौजवानों को। आइए आज हम अपनी युवा पीढ़ी का अभिनंदन करें। भाइयों और बहनों, हमारे यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। सत्ता की होड़ होना स्वाभाविक है, किंतु इस होड़ को राष्ट्र को सर्वोपरि के सिद्धांत की मर्यादा में रखना चाहिए। राजनीतिक आचरण में हमें एक लक्ष्मण रेखा खींची होगी जिसे अस्थायी लाभ के लिए कभी लाना न जाए। आज राष्ट्रीय सुरक्षा के सवालों पर राजनीतिक दलों में आम राय है, तो क्यों न आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कुछ ज्वलंत प्रश्नों पर भी आम सहमति बना सकते हैं, बनानी चाहिए। उदाहरण के लिए बिजली की समस्या को लें। बिजली की कमी अनेक प्रदेशों में संकट बन चुकी है। मेरी सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि बिजली के क्षेत्र में सुधार के न्यूनतम एजेंडे पर आम राय कायम करें, लेकिन सिर्फ राजनीतिक दलों की मानसिकता में परिवर्तन ही काफी नहीं है। लोगों के सोच में भी बदलाव जरूरी है। विचार कीजिए, थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए, देश में बिजली की कितनी चोरी हो रही है। उससे हर साल 25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इसे कैसे सहन किया जा सकता है? आज बहुत से किसान चाहते हैं अच्छी बिजली उन्हें मिले, लेकिन सप्लाई लगातार हो, निरंतर हो। उसके लिए वो ज्यादा दाम देने को तैयार है, लेकिन बिजली कटना नहीं चाहिए। रास्ते में अपने गंतव्य पर न पहुंचे, इस तरह की स्थिति नहीं होना चाहिए। कमी की अर्थव्यवस्था अब अधिकता की अर्थव्यवस्था में बदल रही है। आज राशन की दुकानों पर भीड़ नहीं है। गैस और टेलीफोन कनेक्शन के लिए कोई लाइन नहीं है। मिट्टी के तेल की लंबी कतारें कम होती हैं। बरसात के कारण सब्जियों के दाम की जरूरत पड़े हैं, लेकिन हमने कोशिश की है कि प्याज की कीमत में बढ़ने पाए। टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाएं आज अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध हैं। इनकी दरें भी लगातार घटती जा रही है। आर्थिक सुधारों का हमारा मुख्य उद्देश्य गरीबी को तेजी से मिटाना है। इस दिशा में हम तीव्रता से आगे बढ़ रहे हैं। आम आदमी का जीवन स्तर ऊंचा हो रहा है। आज गरीब बस्तियों में बिजली का पंखा, टीवी, फ्रिज या स्कूटर देखा जा सकता है। मेरा सपना है प्रत्येक परिवार का एक अपना घर हो। पिछले 4 सालों के दौरान लगभग 60 लाख नए मकान बनाने का प्रबंध किया गया है। इनमें से 37 लाख केवल ग्रामीण इलाकों में है और 80% गरीब परिवारों के लिए है। मैं ऐसे भारत की कल्पना करता हूँ जिसमें सरकार और समाज दोनों संवेदनशील हो। हमारी नीतियां और कार्यक्रम इस लक्ष्य को पाने के लिए बनाए गए हैं। भाइयों और बहनों, समय की मांग है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र का विकास तेजी से हो। इसे सेवा करने के लिए हम संकल्प हैं। देश में विश्व स्तर की सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना तेजी से प्रगति कर रही है। इस पर 55,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। 6-7 यूनिवर्सिटी द्वारा बनाए गए ग्रांट टेंडरों के बाद भारत में रेल की बृहद और महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना पहली बार कार्यान्वित की जा रही है। प्यारे देशवासियों, हमारा लक्ष्य है भारत को पूरी तरह गरीबी और बेरोजगारी के अभिशाप से मुक्त करना, उसे सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना। 100 करोड़ का यह देश यदि समान संकल्प के साथ काम करेगा तो कोई भी लक्ष्य संभव नहीं है। 10वीं प्रतिशत योजना में सकल घरेलू उत्पाद में 8% की स्थायी वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में
कुछ और महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं जिनकी अलग से घोषणा की जा रही है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे अपील करता हूँ कि राष्ट्रीय विकास के मुद्दों पर भी हम वैसी भावनात्मक एकता दिखाएं जैसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर दिखाते हैं। आइए हम विकास को एक सशक्त जन आंदोलन बनाएं। इस सबके लिए जरूरी है जातिवाद और सांप्रदायिकता से ऊपर उठना और हर चीज को छोड़ना जो हमें आपस में बांटती हो। गुजरात में हाल ही भयानक सांप्रदायिक हिंसा का विस्फोट ऐसा ही है, एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रकरण, एक सभ्य समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। गंभीर से गंभीर परिस्थितियों में भी हमें शांति, सामुदायिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखना होगा। अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और बराबरी के अवसर प्राप्त कराना ये सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। देशवासियों, आइए एक राष्ट्र के रूप में हम आगे देखें, भविष्य की ओर देखें। किसी ने ठीक ही कहा है, बीता है दिखा गए आगे की चीजें, अतीत के मुद्दों और झगड़ों में न फंसकर नया भविष्य बनाए। हमारी सभी योजनाएं और प्रगति के हमारे सारे सपने तभी कामयाब होते जब हम सार्वजनिक जीवन में आचरण की शुचिता और नैतिकता का कड़ा पालन करेंगे। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया जाएगा। जो दूसरी जगह पर है, दूसरी जगह पर है, उसे याद रखना चाहिए कि लोग उससे उतनी ही नीचे आचरण की उम्मीद रखते हैं। जहाँ एक राजनीति और प्रशासन से मिले लोगों को अपना रवैया बदलने की जरूरत है, वहीं नागरिकों को भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। केवल अधिकारों की बात न करें, स्वयं की कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को भी याद रखें। हर काम के लिए सरकार पर निर्भर है कि मानसिकता को बदलना होगा। मेरा आह्वान है कि सामाजिक कार्यों में सभी नागरिकों को और स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आना चाहिए। समाज के दलित, शोषित और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय और बराबरी का एहसास कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। ऐसा करके हम कोई एहसान नहीं कर रहे। मेरी सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण आगामी 10 वर्षों के लिए और बढ़ाई है। उनके लिए सरकारी सेवाओं में पदोन्नति की व्यवस्था को भी प्राथमिकता दिया है। यह आरक्षण कोई दया नहीं है, सामाजिक बराबरी लाने का एक औजार है। प्यारे देशवासियों, आजादी की 75 साल के रहने एक और संकेत देती है कि हम सब मिलकर विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए जीतों परिश्रम करें। हमारा लक्ष्य आकाश की अनंत ऊंचाई हो, पैर धरातल हो, दृढ़ विश्वास मन में हो, हाथ से हाथ मिले हो, एकजुट होकर चलने का संकल्प हो, तो निश्चित ही विजय हमारी हो। आइए हम सब मिलकर अपने संकल्प को जय हिंद के जय घोष से बुलंद करें। मेरे साथ एक बार बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। शुभ नामे जागे, शुभ
मुझे ना दिमाग खराब हो गया। वेटिंग चाहिए तेरे को उसकी? विशिष्ट अतिथिगण यहाँ से विदा लेते हुए इस संकल्प के साथ एक बार फिर से हम सब ये संकल्प ले रहे हैं कि अपने इस प्यारे देश की उन्नति और प्रगति में हम अपना
वही नहीं है सर ये।